लाली ज़रा देर पर्दे के करीब खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से खनकारा। नवाब फखरू ने ऊंची आवाज़ से पूछा, कौन है? वो उठकर पर्दे के पास आ गया। मुझे जी अमदानी साहब ने भेजा है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, तुम्हें ज़रा देर इंतज़ार करना पड़ेगा। वो वापस जाकर कुर्सी पर बैठ गया। लाली भी चुपचाप खैमे के पर्दे से लगकर फर्श पर बैठ गया। नवाब फखरू ने अपनी बेगम से कहा, हमदानी साहब का मुलाजिम आया है। सुन रही हो गीतियारा? बेगम ने बेटी को मुखातिब किया। हमदानी साहब का मुलाजिम लेने आ गया है तुम्हें। गीतियारा आईने में अपना चेहरा देखती रही और लिपस्टिक से अपने होंठों को सुर्ख गुलाब की पंखड़ियाँ बनाती रही। माँ ने चंद लम्हे बेटी के जवाब का इंतज़ार किया, फिर किसी कदर तीखे लहजे में बोली, मैंने कहा गीतियारा, तुमने सुना नहीं? बेटी मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी हुजूर, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी। गीतियारा ने माँ की जानिब देखे बग़ैर बेजारी से जवाब दिया। मैं इसीलिए यहाँ नहीं आ रही थी, आप इसरार करके ज़बरदस्ती मुझे ले आए। अब ये हुक्म सादिर किए जा रहे हैं, उससे मिल लो, उसके पास जाओ। वाह, ये खूब रही। मैंने कहा, सुन रहे हो नवाब फखरुद्दौला, तुम्हारी साहबजादी क्या फरमा रही हैं? बेगम ने शिकायत के अंदाज में शौहर से कहा। अब तुम ही उसे समझाओ, मेरी तो ये सुनेगी नहीं। तुम ही मनाओ, तुम ही ने सर पर चढ़ाकर इसका दिमाग ख़राब किया है। सर पर तो हमने तुम्हें भी चढ़ा रखा है। बड़े आए मुझे सर पर चढ़ाने वाले, बेगम तुनक कर बोली। तुम्हारे सर पर तो दुलाराम का भूत सवार था। उस मुई हर्रापा के होते हुए तुम मुझे कैसे सर पर चढ़ाते? तुम्हें इतना होश ही कब था? मगर तुम्हारी तो हमने कभी हक तलफी नहीं की। नवाब फखरू ने रस्सान से कहा, हमने तुम्हारे साथ तो कोई ज़्यादती नहीं की। मैं कहती हूँ, क्या नहीं किया तुमने? बेगम का लहजा बदस्तूर तल्ख था। लाख का घर खाक में मिला दिया। सारी जायदाद और ज़मींदारी लाला गिरधारी लाल रस्तोगी के पास रहन रख दी, मेरा जेवर तक न छोड़ा। अब बैठे फरमा रहे हैं हमने कोई ज़्यादती नहीं की। रेस और रंडीबाजी में सब कुछ तबाह कर दिया। ये ताना ना दो। नवाब फखरू का लहजा भी तेज़ हो गया। ये न भूलो कि तुम्हें भी हम बालाखाने से उतार कर घर में बेगम बना कर लाए थे। हमने शमह महफिल से तुम्हें शमह खाना बना दिया। न खिल दाशियानी क़िबला अब्बा हुज़ूर की बरहमी से ख़ाइफ हुए, न अम्मा जान की परवाह की। सारे ख़ानदान से तुम्हारी खातिर मुखालफत मोल ली। मेरा मुँह न खुलवाओ। तुम्हारी नानी कौन सी शरीफजादी थी? वो भी तो ज़ात की डोमनी थी। वैसे भी तुमने क्या एहसान किया मुझ पर? घर में कैदी बनाकर डाल दिया। वो हाथ नचाकर बोली, हर वक्त तो एक एक के ताने सुनती थी। तुम्हारे ख़ानदान वालों ने तो मुझे निक्कू बना दिया था। तुम्हें क्या खबर मैंने क्या क्या जुल्म ना सहे। तुम तो उस वक्त हवा के घोड़े पर सवार थे। तुमने मेरी बात ही कब सुनी? मेरा कहाँ मान लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। यहाँ आकर ये ज़िल्लत व ख्वारी ना देखना पड़ती। सिफारिशों के लिए यूँ एक एक दर की खाक न छाननी पड़ती। सिफारिशें भी तो काम नहीं आईं। नवाब फखरू ने ठंडी सांस भरी। बड़ों बड़ों तक रसाई हासिल की। साहबजादे को कस्टम्स में ऐसी अच्छी मुलाजिमत दिलवाई। अब वो कराची में बैठे अपने बाल बच्चों के साथ ऐश करते हैं। पलट कर ये भी खबर नहीं लेते कि माँ बाप जिंदा हैं या मर गए। उसका तो तुम मेरे सामने नाम भी ना लो। बेगम बुझे हुए लहजे में बोली, वो तो हमेशा का खुदगर्ज है। ऊपर से बीवी उसकी ऐसी शत्ता है, ऐसा उसे अपने जाल में फांसा है कि हर वक्त उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है। मैं तो कहती हूँ उसे उल्लू का गोश्त खिला दिया है। दूसरे साहिबजादे हैं, उन्हें एक्टिंग का शौक़ चराया है। बम्बई में जूतियाँ चटकाते फिरते हैं या आगा जानी के दर पर पड़े रहते हैं। कितने ख़त लिखे कि लखनऊ जाकर जायदाद के कागज़ भिजवा दो, एक का भी जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देता? नवाब फखरू ने अपने छोटे बेटे की तरफ से सफाई पेश की। कौन सी जायदाद के कागजात भिजवाता? सारी जायदाद फरोख्त हो चुकी है या रहन पड़ी है। मैं कहती हूँ किसने ईमानदारी से क्लेम हासिल किया है? बेगम ने झुंझुलाकर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। किसने जाली दस्तावेज़ें नहीं बनवाई?
دور کیوں جاتے ہو؟ وہ تمہارے بٹ صاحب کہاں کے مہاجر ہیں؟ زندگی بھر سیالکوٹ میں رہے ہیں، اب مہاجر بن بیٹھے؟ لاہور میں ایک کوٹھی الاٹ کروا لی، آج کل کوئی فیکٹری الاٹ کرانے کی کوشش میں لگے ہیں، خود ان کی بیوی نے بتایا ہے مجھے۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، متروکہ جائیداد کی تو ایسی لوٹ مار مچی ہے کہ نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی۔ وہ اپنے دلی کے نواب اختر مرزا ہیں، 2 کوٹھیاں اور ایک کارخانہ قلعے میں الاٹ کرا چکے ہیں۔ نواب فخرو نے مسکرا کر کہا، خود کو بہادر شاہ کا پوتا بتاتے ہیں، انہوں نے تو لال قلعے کے بدلے لاہور کا شاہی قلعہ الاٹ کرنے کا کلیم بھرا ہے۔ کمال ہو گیا بھائی، سنا ہے گلی قاسم جان میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ بیگم کی نظر اچانک لالی پر پڑ گئی، وہ خیمے کے پردے کے پاس بیٹھا ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بیگم تلملا کر بولی، اے میں نے کہا نواب فخر الدولہ، یہ منہ جانگلوس یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ کیسا دیدے نکالے اجٹ پن سے تک رہا ہے؟ بیگم تم تو ہر ایک کے سر ہو جاتی ہو، اسے ہمدانی نے بھیجا ہے، ہم نے اس سے یہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کو کہا تھا۔ اس نے مڑ کر گیتیارا کو دیکھا، بیٹی اب کھڑی ہو جاؤ، ہمدانی صاحب انتظار کرتے ہوں گے۔ گیتیارا نے باپ کی جانب دیکھے بغیر کہا، ابا حضور، آپ آخر مجھے کس کس کے پاس بھیجیں گے؟ آپ کے حکم پر میں محکمہ بحالیات کے کمشنر کے بنگلے پر چلی گئی، آپ کا اتنا بڑا کلیم منظور کرا دیا، تصدیق کے لیے کاغذات ہندوستان بھی نہیں بھیجے گئے، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا۔ چیچا وطنی میں 250 ایکڑ زمین، عارف والا میں آئس فیکٹری اور لاہور میں رہنے کے لیے کوٹھی، آخر کس طرح آپ کے نام ہوئی؟ سب آپ کی مرضی کے مطابق ہی تو ہوا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، بیٹے تو دونوں ہی نکمے اور خود غرض نکلے۔ نواب فخرو نے نہایت نرم لہجے میں کہا، واللہ تم نے بیٹی ہو کر بیٹوں کا حق ادا کر دیا۔ نواب نے آہ سرد کھینچی، کیا کریں بیٹی، اللہ نے ہم پر وقت ہی ایسا ڈالا ہے، تم اتنی قربانی نہ دیتی تو فاقے کرتے کرتے مر جاتے، اس عمر میں مجھے کون ملازمت دیتا، تعلیم بھی میری صرف انٹرنس تک ہے۔ گیتیارا خاموش رہی۔ نواب فخرو اٹھ کر اس کے پاس گیا، پیار سے گویا ہوا، بیٹی چلی جاؤ گی تو کام بن جائے گا، اب تو صرف آنکھوں کی سویاں رہ گئی ہیں، زمین اور فیکٹری کا الاٹمنٹ تو ہو گیا، مگر قبضہ ہمدانی کے مدد کے بغیر نہیں مل سکتا۔ وہ اس کا سر آہستہ آہستہ سہلانے لگا، بیٹی عزت کی زندگی گزارنے کا یہ آخری موقع ملا ہے، زمین اور فیکٹری کا قبضہ مل گیا تو آرام و سکون سے گزر بسر ہوگی، تمہارے لیے رشتہ بھی اچھا مل جائے گا، بلکہ ایک لڑکا میری نظر میں ہے بھی، وہ CSP ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے، خاندان بھی ہماری طرح شرفا کا ہے۔ گیتیارا گم سم بیٹھی رہی۔ نواب فخرو کے لہجے میں عاجزی اور رقت پیدا ہو گئی، بیٹی تم اپنے بوڑھے باپ کی مدد نہیں کرو گی؟ گیتیارا نے آہستہ سے کہا، ابا حضور، میں نے پہلے بھی کب آپ کا حکم ٹالا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، ماں پلنگ سے اتری، گیتیارا کے نزدیک پہنچی، اس کے سر پر ہاتھ لگا کر چٹ چٹ بلائیں لی، مسکرا کر نواب فخرو کی طرف دیکھا، دیکھ رہے ہو نواب فخر الدولہ، میری بچی کتنی فرما بردار ہے، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، اے میری نظر نہ لگ جائے، اس نے پیار سے تھتکارا۔ گیتیارا مسکرا کر بولی، امی حضور آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ وہ آگے بڑھی، خیمے کے پردے تک پہنچی، بیگم فخرو بیٹی کے ساتھ ساتھ چلی اور اسے رخصت کرتے ہوئے بولی، بیٹی اللہ کے سپرد۔ گیتیارا ریشمی غرارے کے پائنچے ایک ہاتھ سے سنبھالے بڑے ٹھسے سے باہر نکلی، لالی سے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ گیتیارا کے ہمراہ چلنے لگا، دونوں دھندلی روشنی میں خیموں کے درمیان سے سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ لالی نے چلتے چلتے نشے کی ترنگ میں گیتیارا کو چھیڑا، صاحب ٹھیک ہی کہتے تھے، تمہارا نخرا بہت زیادہ ہے۔ گیتیارا نے جھنجلا کر اسے ڈانٹا، بدتمیز، میں تو جی بدتمیز ہوں، جانگلی جو ٹھہرا، بلکہ جانگلوس ہوں، تمہاری ماں نے تو یہی کہا تھا نا۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، پر تم تو اس وقت تمیز کا دندہ کرنے جا رہی ہو، اجٹ گنوار کہیں کا،
وہ تلملا کر بولی، ایسی باتیں کی تو میں نہیں جاؤں گی۔ نہ جاؤ؟ لالی مسکرا کر بے نیازی سے بولا، تم میرے لیے تو جا نہیں رہی ہو۔ وہ روٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے مسٹر ہمدانی کا خیمہ بتا دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ وہ رہا صاحب کا خیمہ۔ گیتیارا خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھی اور غرارے کے پائنچے سنبھالتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی لالی کے ہمراہ چلتی رہی۔ ہمدانی کے خیمے پر پہنچ کر لالی نے گیتیارا سے کہا، تم اندر جا کر عیش کرو، میں اب چلا۔ گیتیارا نے اسے قہرآلود نظروں سے دیکھا اور پردہ اٹھا کر خیمے میں داخل ہو گئی۔ لالی مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب اسے شادو کی تلاش تھی۔ وہ پھر اسی خیمے میں پہنچا جس میں شادو سے چھوڑ گیا تھا۔ خیمے میں شادو چٹائی پر لیٹا ہوا جاگ رہا تھا۔ لالی کو دیکھتے ہی بولا، کدھر چلا گیا تھا؟ یہاں کر تجھے نہ پایا تو میں پریشان ہو گیا۔ ایک چکر میں پڑ گیا تھا، لالی مسکرا کر بولا۔ میاں سلیم نے تجھے جانے کی اجازت دے دی؟ اجازت تو دے دی، پر صبح تک واپس آنے کو بھی کہا ہے۔ تو پھر دیر کیوں کر رہا ہے؟ کھڑا ہو جا، گڈی کتنے ہے؟ شادو کھڑے ہوتے ہوئے بولا، باہر میدان میں ہے۔ دونوں خیمے سے نکلے۔ کار زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ کار میں سوار ہونے سے پہلے لالی نے کھانا منگوایا۔ شادو دیگچی میں قورمہ بھر کر لے آیا۔ قورمے کے ساتھ 8 روٹیاں تھیں، تلے ہوئے مرغ تھے، کباب تھے اور پلاؤ بھی تھا۔ لالی نے صرف دیگچی میں بھرا ہوا قورمہ اور روٹیاں رکھ لیں، باقی کھانا واپس کر دیا۔ شادو نے لالی کو اپنے پاس بٹھایا، کار اسٹارٹ کی اور حویلی پہنچا۔ لالی مہمان خانے میں گیا اور چادر میں لپٹی ہوئی رائفل لے آیا۔ کار میں بیٹھ کر لالی نے چادر کھولی، رائفل نکال کر پچھلی نشست پر رکھ دی۔ روٹیاں اور کھانے کی دیگچی چادر میں باندھ کر آگے رکھ لی۔ اس نے شادو سے پوچھا، تو میرے کپڑے لائل پور سے دھلوا کر لے آیا نا؟ شادو نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، وہ تو گھر ہی میں پڑے ہیں، لائل پور سے واپسی پر میں گھر جا ہی نہیں سکا۔ ویسے بھی میرا خیال تھا تو 2-3 روز یہاں ٹھہر کر جائے گا۔ لالی نے پریشان ہو کر کہا، مار دیا ظالم، سارا کام خراب کر دیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کار کچی سڑک پر ہچکولے کھاتی ہوئی دوڑنے لگی۔ گاؤں سے نکل کر آگے بڑھی اور پختہ سڑک پر آ گئی۔ شادو نے رفتار تیز کر دی۔ کار کمالیہ سے آگے بڑھی۔ ملتان روڈ پر پہنچتے ہی اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ شادو بڑا ہوشیار ڈرائیور تھا۔ وہ 70-80 میل کی رفتار سے کار دوڑاتا رہا۔ جب کار منٹگمری کے قریب پہنچی اور دور سے شہر کی روشنیاں نظر آئیں تو لالی کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی، مگر کار آنن فانن شہر سے گزرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ کار سڑک پر تیزی سے دوڑتی رہی۔ یوسف والا سے آگے بڑھتے ہی لالی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے شادو سے کہا، گڈی کی سپیڈ کم کر دے۔ کیوں؟ کیا تینوں قادرآباد نہیں جانا؟ نہیں، مجھے قادرآباد نہیں جانا، تو مجھے پہلے ہی اتار دینا۔ شادو نے رفتار کم کر دی۔ لالی نے قادرآباد سے میل سوا میل پہلے ہی کار رکوا لی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ شادو اس کے پاس آیا۔ دونوں گرم جوشی سے گلے ملے۔ شادو پھر کار میں بیٹھ گیا، اسے موڑا اور تیزی سے دوڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ رات سنسان اور تاریک تھی۔ دور سڑک کے اس پار اندھیرے میں قادرآباد اسٹیشن کے آؤٹر سگنل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ قریب ہی نہر لوئر باری دوآب بہہ رہی تھی۔ لالی نہر کے ساتھ ساتھ کچھ دور تک چلتا رہا۔ وہ مڑا اور جنگلی جھاڑیوں سے بھرے میدان میں گھس گیا۔ اس نے میدان عبور کیا اور اونچے نیچے ٹیلوں پر چڑھنے لگا۔ رات اب ڈھل چکی تھی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ بلندی پر پہنچ کے وہ رک گیا، مڑ کر پیچھے دیکھا۔ نہر کا پانی پچھلے پہر کے روشن ستاروں کی روشنی میں جھلملا رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ لالی ٹیلوں کے درمیان راستے سے گزرتا ہوا اپنے ٹھکانے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ ٹھکانے پر پہنچا۔ اس نے صبح کاذب کی دھندلی دھندلی روشنی میں دیکھا، رحیم داد 2 خمیدہ ٹیلوں کے اتصال سے بنی ہوئی محراب کے نیچے ایک کونے میں سکڑا ہوا پڑا ہے۔ وہ کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر ابھی تک جیل کی ملگجی وردی تھی۔
बाल बेहद बढ़ गए थे। वो बेखबर सो रहा था। लाली ने खाने की गुठड़ी कंधे से उतार के एक तरफ रखी और राइफल भी उसके करीब टिका कर खड़ी कर दी। वो रहीमदाद के नज़दीक गया, सिरहाने बैठकर उसका बाजू हिलाया। रहीमदाद हड़बड़ा कर उठ बैठा, हैरत से आंखें फाड़ कर लाली को तकने लगा। फिर उसने बेकरार होकर कहा, लाली तू आ गया? उसने दोनों हाथ बढ़ाए और चिमट गया। लाली ने महसूस किया कि रहीमदाद उसके शाने पर सर रखे आहिस्ता आहिस्ता रो रहा है। लाली ने उसकी पीठ मोहब्बत से थपकते हुए पूछा, तू रो रहा है रहीम? रहीमदाद ने कुछ नहीं कहा। गहरे सन्नाटे में उसकी सिसकियाँ रुक रुक कर उभर रही थीं। लाली चुप बैठा रहा। ज़रा देर बाद रहीमदाद अलहदा हुआ और आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तो समझा था अब तू लौट कर नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता था? लाली ने एतमाद से कहा, पकड़ लिया जाता तब तो गल ही और थी, वरना मेरे वापस न आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। भला मैं तुझे छोड़ सकता हूँ? उसने कहा लगाया, तू तो मेरा यार है, मेरा जिगर है। तूने लौटने में इतनी देरी कर दी, मैं समझा मुझे छोड़कर किसी तरफ निकल गया या पकड़ा गया। वो लम्हे भर खामोश रहा। ये बता, इतने दिनों रहा कहाँ? एक चक्कर के बाद दूसरे चक्कर में फंसता गया। तुझे क्या क्या बताऊँ, पर मैं जहाँ भी रहा, रब सौ तुझे हर दम याद करता रहा। क्या याद करता रहा? रहीमदाद ने शिकवा किया। ये न सोचा इधर मुझ पर क्या बीती। मुझे इसका अंदाज़ा था, पर क्या बताऊँ, मैं कैसे कैसे चक्करों में उलझा रहा। शादा ने फंसवा दिया होगा किसी चक्कर में। रहीमदाद ने मुंह बिगाड़ कर कहा, पता है वो कितनी ख़तरनाक है। उसकी गल ना कर, तू उसे समझ ही नहीं सका। लाली ने मुस्कुरा कर कहा, बातें बाद में होंगी, पहले ये बता रोटी पानी का क्या बना? क्या करेगा जानकर? रहीमदाद बेजारी से बोला, आखिर में तो रोटियां बिल्कुल सूख गई थीं। पनीर और शहद पहले ही मुक गया था। सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खाता रहा। कब तक उनसे काम चला? पिछले 2 रोज़ से न रोटी मिली है न पानी। रहीमदाद ने बुझे हुए लहजे में बताया, इधर एक टिब्बे के पास जंड का पेड़ है, उसमें फलियाँ आ गई हैं, उन्हें तोड़ तोड़ कर खाता रहा, पर इससे प्यास नहीं जाती। नहर से पानी ले आता। उसने करीब पड़े हुए मशकीज़े की जानिब इशारा किया। ये बोकी तो तेरे पास मौजूद ही थी, इसमें पानी भर कर ले आता। पानी तो तेरे जाने के बाद तीसरे ही दिन मुक गया था। मैं शाम को अंधेरा बढ़ने के बाद नहर पर गया, बोकी में पानी भर लाया। पानी तो ऐसे ही लाता रहा, पर पिछले दिनों नहर से बोकी में पानी ला रहा था तो सड़क पर पुलिसिया नज़र आए। मैं परेशान हो गया। दूसरे दिन मैंने टिब्बों पर से छुप कर देखा। पुलिस की एक टोली गश्त करती दिखाई दी, उनके पास बंदूकें भी थीं। तीसरे दिन भी मुझे सड़क और नहर के आसपास पुलिस वाले नज़र आए। तब से मैं नहर पर नहीं गया। पानी बूंद बूंद पीकर काम चलाया। आखिर वो कब तक चलता? मुक गया। मुझे भी आज रात पता चल गया था, पुलिस हम दोनों की इधर निगरानी कर रही है। तुझे यहाँ आते हुए पुलिस मिली होगी, तू उससे बचकर कैसे निकल आया? मैं यहाँ आते हुए कुछ दूर पहले ही कार से उतर गया था। मैं लायलपुर के एक पिंड में था, शादो मुझे वहाँ ले गया था। वो आजकल मियाँ सुभान का ड्राइवर लग गया है, वही कार में बिठा कर लाया भी था। तेरे लिए कपड़े नहीं ला सका, मैले थे। शादो ने धुलवाने अपने घर लायलपुर ले गया था, वापसी में भूल गया। रहीमदाद ने जल कर कहा, तू मुझे जेल की वर्दी से छुटकारा दिलाना नहीं चाहता। ऐसी गलबात ना कर रही मैं। तैनों की पता मुझे ये जानकर कितना दुख हुआ। वैसे चिद्दर तो है, उसे ओढ़कर तू अपनी ये वर्दी तो छुपा ही सकता है। लाली सफाई पेश करते हुए बोला, अब चद्दर खोलकर रोटी टुक्कर खा। उसने मशकीज़े की तरफ इशारा किया। ये बोकी मुझे दे दे, मैं नहर से जाकर इसमें पानी भर लाऊं। रहीमदाद ने खदशे का इजहार किया। नहर पर तेरा जाना ठीक नहीं, पुलिसिया ताक में लगे हैं। अभी तो वहाँ कोई नहीं है। मैंने टिब्बों पर चढ़कर उधर देखा था, बिल्कुल सन्नाटा है। लाली ने झुककर बाहर देखा। अब अंधेरा छटने लगा था, हल्का हल्का उजाला फूट रहा था। अभी ज़्यादा उजाला नहीं हुआ, मैं जाकर पानी भर लाऊं?
लाली ने मशकीज़ा उठाया और टीलों के दरमियान से गुजरता हुआ नहर की जानिब चला। मैदान में उतरने से पहले उसने टीलों की बुलंदी से नहर की सिमत देखा। वहाँ अभी तक गहरा सन्नाटा छाया था। सड़क भी सुनसान थी। वो नशेब में उतरा और झाड़ियों से भरे हुए मैदान के आखिरी सिरे पर पहुँच गया, मगर वो जंगल से बाहर नहीं निकला। उसने गर्दन उठाकर चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखा। उजाला और बढ़ गया था। उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। उसी असना में सड़क पर एक लारी मुल्तान की सिमत से नमूदार हुई और तेज़ी से गुजर गई। लाली आगे बढ़ा। उसने मशकीज़े में पानी भरा और तेज़ तेज़ कदम उठाता फिर जंगल में घुस गया। उसने मैदान तय किया। टीलों पर चढ़ते हुए बार बार पलटकर नहर और उससे कुछ फासले पर गुजरती हुई सड़क देखता रहा, मगर उसे कोई नज़र नहीं आया। वो दरख्तों और टीलों के दरमियान से गुजरता अपने ठिकाने पर पहुंचा। रहीमदाद मेहराब के बाहर खड़ा बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। पुलिसिया तो नहर पर नहीं मिले, मुझे तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया, सड़क भी सुनसान है। रहीमदाद ने बेसब्री के साथ मशकीज़ा उसके हाथ से लिया और मुंह से लगाकर घटाघट पानी पीने लगा। पानी पीकर उसने मशकीज़े का मुंह चमड़े की डोरी से बंद किया। लाली की तरफ मुस्कुरा कर देखा। लगता है जैसे दोबारा ज़िंदगी मिल गई। तूने रोटी खा ली? रोटी तो तेरे जाते ही खा ली थी, पर प्यास बहुत सता रही थी, जी भी घबरा रहा था। सच? तुझे सड़क पर पुलिस नहीं मिली? मैंने तुझे बताया नहीं, वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है पुलिस हटा ली गई। लाली मिट्टी के एक तूदे पर बैठ गया। रहीमदाद ने मशकीज़ा राइफल के करीब रखा। वापस आकर नज़दीक बैठते हुए बोला, ये राइफल कहाँ से ले आया? राइफल ही है ना? तुझे कैसे पता चला कि ये बंदूक है या राइफल? मैंने बिल्कुल ठीक तरह पता है। बंदूक और राइफल दोनों चलाना जानता हूँ। निशाना भी बहुत सुच्चा है। अहमद कोट से आगे बेला है, उसके क्षेत्रों में बाहर वाले बहुत हैं। तेरा मतलब है जंगली सूअर? हाँ, मैंने ज़मींदारों के साथ सूअर का शिकार बहुत खेला है। बहुत ख़तरनाक होता है। सूअर की खाल इतनी मोटी होती है कि गोली उस पर बेकार हो जाती है। मैंने भी इतना पता है। ये बता, अब प्रोग्राम क्या है? कपड़े तो मेरे लिए लाया नहीं, पर चद्दर से काम चल जाएगा। अब यहाँ ज़्यादा ठहरना ठीक नहीं। वैसे भी ये रोटी कितने दिन चलेगी? मेरा भी यही इरादा है। मैं आज रात कादराबाद जाऊँगा। कोशिश करूँगा तेरे लिए कमीज़ और धोती ले आऊँ। ये काम हो जाए तो दोनों इत्मीनान से सफ़र कर सकते हैं। रहीमदाद ने ताज्जुब से पूछा, कादराबाद में तेरा कौन है? शादा है, लाली ने आंख मार कर कहा। मैंने उससे कादराबाद आने को कहा था। वो वहाँ ज़रूर पहुँच गई होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उधर तेरा जाना ठीक नहीं है। पुलिसिए हमारे पीछे लगे हैं। मैंने उन्हें सड़क और नहर पर गश्त करते अपनी आंखों से देखा है। तू शादा का चक्कर छोड़। वो तो अब छूट नहीं सकता। लाली की आंखों से मसरत झलकने लगी। तुझे पता नहीं, वो अब मेरी बन चुकी है। अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। रहीमदाद ने जलकर कहा, तुझे भी बाले की तरह किसी रात सोते में छुरी से काट कर टोटे बना डालेगी। इतना सोच ले। मुझे पता है, धोखा करूंगा तो मेरा गला भी छुरी से काट सकती है, पर शादा अगर जान ले सकती है तो अपने यार के लिए जान दे भी सकती है। मुझे ऐसी ही औरत चाहिए थी। तुझे पता नहीं वो कितनी जोरावर और मोहब्बत करने वाली जनानी है। लाली के चेहरे पर संजीदगी छा गई। मैंने उससे वादा किया है, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। कादराबाद में वो अपने मामे के पास ठहरी होगी। लाली ने गहरी सांस भरी। रहीमे, मुझे इससे बहुत प्यार है। वो चंद लम्हे खामोश रहा। इससे मिलने के बाद मैं तुझे लेकर शादा के पास लायलपुर जाऊंगा। शादा से कहूंगा कि वो भी लायलपुर पहुंच जाए। कुछ दिन हम तीनों लायलपुर ठहरेंगे, फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। जाना ही चाहता है तो शादा से मिलने जरूर जा। मैं तुझे नहीं रोकता, लेकिन लायलपुर जाने से पहले मैं अपनी घरवाली नूरा और बच्चों से मिलने अहमदकोट जाऊंगा। मुझे नूरा और अपने बच्चे बहुत याद आते हैं। रहीमदाद के चेहरे पर गम का साया फैल गया। तैनो पता नहीं, मैं भी नूरा से बहुत प्यार करता हूँ। तूने इसे देखा ही है, कितनी सोहनी है और मुझे कितना चाहती है। जेल में जब मिलने आती थी
پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ تو نے تو اپنی آنکھوں سے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، پر یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس نے 2 مہینے بعد اچانک تیرے پاس جیل آنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ بیمار پڑ گئی ہوگی اور میرے ہی دکھ میں بیمار پڑی ہوگی، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ میرے پاس نہ آئے۔ بعد میں ضرور مجھے ملنے جیل گئی ہوگی۔ رحیم داد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ لالی، مجھے نورا سے بہت پیار ہے، میں اسے اور اپنے 3 بچوں سے ملنے احمد کوٹ ضرور جاؤں گا۔ نہ گیا تو نورا میرے لیے روتے روتے مر جائے گی۔ پر یہ سوچ لے، احمد کوٹ جاتے ہی پولیس تجھے گرفتار کر لے گی یا تیرا خون کر دیا جائے گا۔ لالی نے اسے خبردار کیا۔ میں تجھے یہ بتانا تو بھول ہی گیا، جھگڑے میں جو بندہ تیرے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا وہ پچھلے دنوں ہسپتال میں مر گیا۔ تو سیف اللہ کی گل کر رہا ہے؟ رحیم داد نے پریشان ہو کر کہا۔ پر میں نے تو سنا تھا وہ بالکل چنگا ہو گیا تھا، ہسپتال سے اسے چھٹی بھی مل گئی تھی۔ تو نے ٹھیک سنا تھا، پر اس کا زخم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، وہ دوبارہ ہسپتال میں داخل ہوا اور اس کی موت ہو گئی۔ اب پولیس گرفتار کر کے تجھ پر قتل کا مقدمہ چلانا چاہتی ہے۔ پہلے تجھے دفعہ 307 میں سزا ہوئی تھی، اب دفعہ 302 میں مقدمہ چلے گا۔ جب سے سیف اللہ مرا ہے، اس کے بھائی اور شریکے تجھے قتل کرنے کی طاق میں ہیں۔ سیف اللہ کا ایک شریکہ بھی آج کل وزیر لگا ہوا ہے، اسی کے حکم پر تو پولیس ہم دونوں کی تلاش میں اتنی بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ ہماری گرفتاری پر اسی لیے 2000 کا انعام بھی رکھا گیا ہے۔ رحیم داد گردن جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحے بعد اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، جھگڑا تو سیف اللہ ہی نے کھڑا کیا تھا، کھیتوں کی وٹ بندی پر شروع ہوا تھا، پھر اس نے میری کنال سے بھی زیادہ زمین دبا لی، میں نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ 2 سال تک مقدمے بازی چلی، میں عدالت سے مقدمہ جیت گیا تو سیف اللہ اور اس کے بھائیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ جمال الدین اور اللہ برایو میرے ساتھ نہ ہوتے تو انہوں نے مجھے مار ہی دیا تھا۔ رحیمے، یہ باتیں تو مجھے جیل میں بھی سنا چکا ہے۔ میں تو تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ احمد کوٹ تیرے لیے بہت خطرناک ہے۔ گھر والی اور بچوں سے تجھے ملنا ہی ہے تو پڑوس کے کسی پنڈ میں چلا جا اور چپکے سے انہیں وہاں بلا لے۔ یہ تو نے ٹھیک کہا، رحیم داد نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ تیری بات سمجھ آتی ہے، اس میں زیادہ خطرہ بھی نہیں۔ نورا اور بچوں سے بھی مل لوں گا اور نورا سے کہوں گا بچوں کے ساتھ لائل پور آ جائے۔ انہیں لائل پور بلانا ٹھیک نہیں، یہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ انہیں کہاں بلایا جائے؟ لالی نے اسے مشورہ دیا۔ ایک گل اور سمجھ آتی ہے، تو اپنی گھر والی سے کہنا وہ سیف اللہ کے گھر جائے اور اس کی رانڈ کے سامنے اپنے دوپٹے کا پلو پھیلا کر کھڑی ہو جائے۔ جب قاتل کی گھر والی، بہن یا دھی اس طرح پلو پھیلا کر داد فریاد کرتی ہے تو مقتول کے گھر والے خون معاف کر دیتے ہیں۔ یہ پرانی ریت ہے، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ نہیں جی، یہ نہیں ہو سکتا، رحیم داد نے ترش روی سے کہا۔ میرے پاس ویسے تو اب صرف 14 کلہ زمین رہ گئی ہے، پر ہوں تو میں زمیندار۔ میری گھر والی اس طرح پلو پھیلا کر فریاد نہیں کر سکتی۔ میں آباد کار ہوں، قوم کا رائی، آباد کاروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو جانگلی ہے نا، یہ جانگلیوں کی ریت ہے۔ تو پھر جو تیرا جی کرے کر، لالی نے تلخی سے کہا۔ میں کچھ نہیں کہتا، ناراض نہ ہو۔ رحیم داد نرم پڑ گیا۔ بات یہ ہے، آباد کاروں کی زنانیاں خون معاف کرانے کے لیے دہائی نہیں دیتی، یہ عزت آبرو کا سوال ہے۔ یہی تو آباد کاروں اور جانگلیوں میں فرق ہے۔ تو شاداں ہی کو دیکھ، گھر والے کو چھوڑ کر بالے کے ساتھ بھاگی، پھر اس کا خون کر دیا، اب اس نے تجھ سے یاری لگا لی۔ میری گھر والی ایسا کبھی نہیں کر سکتی، وہ مرتے دم تک میرے نام پر بیٹھی رہے گی۔ لالی نے کچھ نہیں کہا، رحیم داد بھی چپ رہا۔ اب صبح ہو چکی تھی، سورج طلوع ہو رہا تھا، دھوپ ٹیلوں کی چوٹیوں اور درختوں کی اونچی اونچی شاخوں پر جھلک رہی تھی۔ لالی نے منہ کھول کر جماہی لی اور کھڑا ہو کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، مجھے اب نیند لگ رہی ہے۔ وہ محراب کے نیچے گیا اور فرش پر بچھے ہوئے نمدے پر لیٹ گیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، تھوڑی ہی دیر بعد گہری نیند سو گیا۔ شام ہونے سے کچھ دیر قبل رحیم داد نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ لالی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا محراب کے نیچے روشنی دھندلی پڑ چکی ہے، دن ختم ہو رہا تھا،
शाम की आमद थी। रहीमदाद ने कहा, अभी रोशनी है, रोटी खा ले, तूने तो सवेरे से कुछ भी नहीं खाया। लाली खामोश बैठा रहा। रहीमदाद रोटियां और देगची उठाकर ले आया। लाली ने देगची का ढकना हटाकर सूंघा। कौरमा सड़ गया था, अंदर से खट्टी खट्टी बू उठ रही थी। उसने देगची एक तरफ रखते हुए मुंह बिगाड़ा। रहीमे, गोश्त तो खराब हो गया, खाने का नहीं रहा। दोनों ने बासी रोटियां खाईं, मशकीज़े से पानी पिया और मेहराब के नीचे से निकलकर बाहर आ गए। सूरज ऊंचे ऊंचे टीलों के नीचे गुरूब हो चुका था। शाम का धुंधलका हर तरफ फैलता जा रहा था। लाली ने कहा, रहीमे, मैं कादराबाद जा रहा हूँ। रहीमदाद ने उसे रोकने की कोशिश की। अंधेरा बढ़ जाए तब जाना, अभी उजाला है, इस वक्त जाना ठीक नहीं। छेती चला जाऊंगा तो छेती लौट भी आऊंगा, अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। आज ही रात हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। मैं शादा से तेरे लिए कमीज, धोती और जूती ले आऊंगा। शादा अपने मामे ही के पास ठहरी होगी, उसने मुझे यही बताया था। जैसी तेरी मर्जी, सोच ले। मेरे अहमद कोट जाने के बारे में तूने क्या सोचा? सवेरे तुझसे इस बारे में बात तो हुई थी। लाली ने जवाब दिया, यहाँ से चलने से पहले आगे का प्रोग्राम बना लेंगे। रहीमदाद ने मजीद बातचीत नहीं की। लाली आगे बढ़ा, टीलों के दरमियान से गुजरता हुआ नीचे मैदान में उतरा और जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगली झाड़ियों से उलझता हुआ नहर की जानिब चलने लगा। जंगल खत्म हुआ तो नहर नजर आने लगी। लाली ने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नहर के किनारे पहुंच गया। वो पुल की जानिब बढ़ने लगा। थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसके कानों में ये आवाज पड़ी, ये तो जी लाली लगता है। लाली ठटका। उसने घबराकर नहर के उस पार नजर दौड़ाई। खजूर के एक दरख्त के नीचे धुंधली धुंधली रोशनी में दो कांस्टेबल दिखाई दिए। वो बिल्कुल उसके सामने थे। दरमियान में नहर थी। कांस्टेबलों को देखते ही वो सरासीमा होकर पलटा और तेजी से झंगर की जानिब लपका। उसे अपने अक़ब में नहर के उस पार से मिली जुली आवाज़ें सुनाई दी। लाली ने आवाज़ों पर मुतलिक ध्यान नहीं दिया। झंगर में घुसा और तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। उसने जंगली झाड़ियों से भरा हुआ मैदान तय किया और टीलों पर चढ़ने लगा। बुलंदी पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस वालों का एक जुत्था पुल उबूर करके नहर के दूसरी तरफ बढ़ रहा है। लाली ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़ता उतरता तेजी से अपने ठिकाने की जानिब लपका। मेहराब के करीब पहुंचा तो वो जोर जोर से हाँफ रहा था। रहीमदाद ने उसे इस आलम में देखा तो परेशान होकर पूछा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? नहर पर पहुंचा तो पुलिसिया मिल गए। लाली ने फूली हुई सांस काबू करते हुए कहा, उन्होंने मुझे पहचान लिया। ये तो खतरनाक बात हो गई। लाली ने कुछ नहीं कहा, तेजी से मेहराब के नीचे पहुंचा। राइफल उठाई, चैम्बर में कारतूस चढ़ाया और करीब के टीले पर चढ़ता हुआ बुलंदी पर पहुंच गया। वो चौकन्ना नजरों से सामने देखने लगा। यकायक पथरीले रास्तों पर भारी भारी बूटों की आहट उभरी और इसके साथ साथ गहरी खामोशी में मिली जुली इंसानी आवाजें भी सुनाई दी। लाली ने घबरा कर उस तरफ नजर डाली। एक ऊंचे टीले के पीछे से पुलिस वाले निकले। सब मुसल्ला थे। उनके साथ एक इंस्पेक्टर भी था। उसने लाली को टीले की बुलंदी पर देख लिया। लाली झट एक उभरे हुए पत्थर की आड़ में राइफल संभाल कर बैठ गया। पुलिस वाले तादाद में दर्जन भर से ज्यादा थे। वो टीले के अगब से निकल कर ऊपर आ रहे थे। जब पुलिस की पूरी नफरी टीले पर पहुंच गई तो इंस्पेक्टर ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वो उसकी हिदायत पर 3 टोलियों में बंट गए। लाली पत्थर की आड़ से उनकी नकलो हरकत देखता रहा। वो लाली से 200-250 गज के फासले पर ऐन उसके सामने वाले टीले पर थे। लाली ने उन पर गोली नहीं चलाई, खामोश बैठा रहा। रहीमदाद भी लशेब से निकलकर लाली के करीब आ गया और उसके बराबर ही पत्थर की आड़ लेकर बैठ गया। दोनों ने देखा पुलिस की एक टोली धीरे धीरे टीले से नीचे उतरी, मगर आगे आने के बजाय दाएं हाथ को मुड़ी और एक टीले की आड़ लेकर बढ़ने लगी। लाली फौरन भांप गया कि वो उसके अक़ब में पहुंचना चाहती है। ये दोनों को घेरे में लेने का मंसूबा था। लाली ने निशाना बांधा और इस टोली पर गोली चला दी। गोली शाम के सन्नाटे में चीखती हुई तेजी से गुजरी। पुलिस वाले घबरा कर झपाक से जमीन पर लेट गए और धीरे धीरे रेंगते हुए पत्थरों के पीछे दुबकने की कोशिश करने लगे। उनकी नकलो हरकत में इस अचानक तब्दीली से साफ पता चलता था कि वो लाली के मुसल्लह होने से कतई बेखबर थे। पुलिस की जो टोली टीले पर मौजूद थी, गोली की आवाज़ सुनते ही नशेब में उतर गई। पुलिस वाले बिखर कर इधर उधर दुबकने लगे।
लाली ने उस ट्रॉली पर एक और गोली चलाई जो धीरे धीरे उसके हक में जाने के लिए कोशा थी। दूसरी गोली चलाकर वो पुलिस की उस ट्रॉली को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब हो गया, मगर अब पुलिस ने भी दो तरफ से उस पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलियां चीखती हुई लाली और रहीमदाद के सरों पर से गुजरती रहीं। एक गोली उस पत्थर पर लगी जिसके पीछे दोनों छुपे हुए थे। पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर लाली के कंधे पर लगा, मगर चोट खफीफ सी आई। लाली और रहीमदाद झट जमीन पर लेट गए। लाली ने रहीमदाद की जानिब देखे बगैर सरगोशी की। रहीमे, तू पीछे से निकल जा, मैंने इधर बढ़ने वाली पुलिस पार्टी को रोक दिया है। उसने एक गोली और चलाई। तू टीलों के अंदर अंदर होता हुआ ढलवान से उतरकर सकनाले के उस पार निकल जा। आगे ऊंचाई पर झल है, तू वहां छुपकर मेरा इंतजार करना। रहीमदाद ने पूछा, तू नहीं चलेगा? मेरी परवाह न कर। लाली ने कमीज के अंदर हाथ डालकर हमियानी खोली और उसे रहीमदाद की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ले इसे रख ले, इसमें 3000 से ऊपर रुपए हैं, और देख यहां से निकलते हुए चद्दर जरूर ओढ़ लेना। रहीमदाद ने हमियानी लेते हुए कहा, तू कितनी देर में पहुंचेगा? वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकने लगा। छेती आने की कोशिश करना। आ जाऊंगा। लाली ने उसे डांटा। तू अब फूट जा, छेती नाल टुट जा, वरना तेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसने गोली चलाई। मैगजीन में अभी 6 कारतूस हैं, मैं इनसे पुलिस को रोके रखूंगा, तू फटाफट निकल जा, देरी न कर। रहीमदाद खिसकता हुआ नीचे उतरा, मेहराब के नीचे पहुंचा, हमियानी कमर से बांधी, चादर उठाकर ओढ़ी, बाहर निकला और टीलों की आड़ में दबा दबा पीछे की ढलान से नीचे उतरा। अंधेरे में ऊंचे नीचे रास्तों पर तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे और आगे बढ़ता गया। लाली टीले पर पत्थर की आड़ में मोर्चा संभाले बैठा था। पुलिस उस पर दो जानिब से अंधाधुंध फायरिंग करती रही। अब रात हो चुकी थी, अंधेरा गहरा हो गया था। उसे पुलिस वाले धुंधले धुंधले सायों के मानंद नजर आ रहे थे। वो रुक रुक कर गोली चलाता रहा ताकि पुलिस उसके अक़ब में न पहुंच सके, और इस असना में रहीमदाद उसके बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाए। अंधेरा बढ़ता गया। गोलियां ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान रात के सन्नाटे में चीखती रहीं। लाली की राइफल के मैगजीन में कारतूसों का ज़ख़ीरा रफ्ता रफ्ता कम होता जा रहा था। रहीमदाद को गए हुए लगभग पौन घंटा हो चुका था। लाली के अंदाजे के मुताबिक अब रहीमदाद को बरसाती नाले के उस पार जंगल में पहुंच जाना चाहिए था। लाली ने गोली चलाई। अब उसकी राइफल में आखिरी कारतूस रह गया था। वो धीरे धीरे खिसकता हुआ नीचे उतरने लगा, नशेब में आया और उस टीले की जानिब बढ़ा जिसके करीब से पीछे की ढलान की जानिब रास्ता जाता था। लाली टीले के करीब पहुंच गया। उसने गोली चलाई और आखिरी कारतूस भी ख़त्म कर दिया। वो तेज़ी से ढलान की जानिब दौड़ा, मगर अंधेरे में उसने ठोकर खाई, लड़खड़ा कर गिरा। उसका सर एक उभरे हुए पत्थर से इस कदर ज़ोर से टकराया कि आंखों के सामने सितारे गर्दिश करने लगे। वो ज़रा देर बेसुध पड़ा रहा, फिर हिम्मत करके उठा और आगे बढ़ा, मगर चकरा कर गिरा, और ऐसा गिरा कि दूर तक लुढ़कता चला गया। उसने उठने की कोशिश की, मगर कोशिश के बावजूद ना उठ सका। संख्या खाने के बाद वो बहुत झटक गया था, कमज़ोर और लागर हो गया था। उसमें पहले जैसी क़ुव्वत और तवानाई नहीं रही थी। वो टीले के दामन में पड़ा रहा और गहरी गहरी सांसें भरकर हाँफता रहा। अब टीलों पर भारी भारी बूटों की आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। नागा बाएं हाथ के टीले से टार्च की तेज़ रोशनी उभरी। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। लाली ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। उसी वक्त करीब के टीले की बुलंदी से एक कांस्टेबल कूद कर नीचे आया। उसने झपट कर लाली को दोनों हाथों से दबोच लिया। लाली ने उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। दोनों गुत्थम गुत्ता हो गए। रात आधी हो गई, काजल की तरह काली हो गई। झल साईं साईं कर रहा था। रकड़ वीरान था। ऊंचे नीचे टीले और टिब्बे दम बखुद थे। हवा का तेज़ झोंका आता, खुश्क पत्ते खड़खड़ाते, खामोशी का तिलिस्म दरहम बरहम हो जाता। रहीमदाद चौकन्ना होकर इधर उधर देखता। रात ढलने लगी। रहीमदाद की निगाहें रकड़ के अक़ब में उभरे हुए टीलों और टिब्बों की सिमत उठी हुई थीं, मगर टीलों पर न कोई चाप उभरी, न साया नजर आया। रहीमदाद थकन से मुज़महल था। हवा में खुनकी बढ़ गई थी। वो अपने जिस्म को चादर से ढांपे सुकड़ा सुकड़ाया एक दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा था। नींद बार बार यलगार करती। वो झूमने लगा और झूमते झूमते लुढ़क गया। आंखें बंद हो गईं। वो गहरी नींद सो गया। आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा।
सामने रक्कड़ पर जर्द जर्द धूप फैली थी, मगर लाली अब तक नहीं पहुंचा था। रहीमदाद गुमसुम बैठा रहा। बहुत देर हो गई। धूप दरख्तों से छिन छिन कर झल में फैलने लगी। अब झल में ठहरना खतरे से खाली ना था। रहीमदाद खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चलने लगा। फिराश के गुंजान दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो गया। आगे झंगर था। झंगर में घनी झाड़ियाँ थीं, खुदरो जंगली पौधे थे। ज़मीन सख्त और नाहमवार थी। झंगर नशेब में दूर तक फैलता चला गया था। रहीमदाद जंगली झाड़ियों के दरमियान से आगे बढ़ता गया। झंगर से निकलकर चटियल मैदान में पहुंच गया। धूप की तमाज़त बढ़ती जा रही थी। उसे प्यास महसूस हुई। पानी की तलाश में रहीमदाद ने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। कुछ दूर सर्स के घने दरख्त के नीचे कुएं की मुंडेर नजर आई। वो उस जगह पहुंचा। कुआं पुराना और बहुत बड़ा था। आबपाशी के लिए बनाया गया था। मुंडीर के करीब चोबचे जैसा चिल्हा था। इसमें रहट के नसियार से कुएं का पानी गिरता था। चिल्ले से खेतों में पानी पहुंचाने के लिए आड़ और नालियां निकलती थीं, मगर अब कुएं की मुंडेरें मुनहदिम हो चुकी थीं। चिल्हा टूट फूट कर गड्ढा बन गया था। आड़ और नालियों के निशानात धुंधले पड़ चुके थे। खेत उजड़कर बंजर मैदान में तब्दील हो गए थे। रहीमदाद ने झुककर कुएं में नज़र डाली। कुआं बिल्कुल खुश्क था। उसकी तह में झाड़ियाँ और खुदरो पौधों के झुंड थे। ये अंधा कुआं था। उसे डल कहा जाता है। डल से 100-125 गज दूर किसी वीरान बस्ती के टूटे फूटे मकानात के खोले और खंडर थे। खंडर के अक्ब में दूर तक फैला हुआ लक़-ओ-दक़ मैदान था। मैदान के एक हिस्से में मजदूर खुदाई करते नजर आ रहे थे। वो मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए थे। कुछ मजदूर कुदालों से सख्त और पथरीली ज़मीन खोद कर कंकर निकाल रहे थे। कुछ बेलचे संभाले ज़मीन के अंदर से निकलने वाले कंकरों की ढेरियों के चिट्टे बना रहे थे। कुछ बड़े और गहरे गड्ढे मिट्टी से भरकर हमवार कर रहे थे। इन गड्ढों से कंकर निकाले जा चुके थे। 2-2.5 साल बाद मिट्टी से भरे जाने वाले इन गड्ढों में फिर कंकर पैदा हो जाते हैं। इन्हें खोद कर निकाल दिया जाता है। मजदूर अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। चमकती धूप में उनके चेहरे तिमतिमा रहे थे। वो बार बार पेशानियों से पसीना पोंछते। करीब ही बोसीदा छूलदारी इस्तादा थी। छूलदारी के सामने ठेकेदार का मुंशी चारपाई पर बैठा हुक्का गिड़गिड़ा रहा था। वो ऊंची आवाज़ से मजदूरों को हिदायत देता और डांटता फिटकारता। रहीमदाद मुंडीर की आड़ से मजदूरों को काम करते देखता रहा। मुंशी की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। रहीमदाद खौफजदा हो गया। उसे अपने सर पर ख़तरा मंडलाता महसूस हुआ। वो पलटा और तेज़ तेज़ कदम उठाता फिर जंगल में घुस गया और चलते चलते झल में पहुंच गया। फिराश के दरख्तों के नीचे ठंडक थी। वो एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। उसे अभी तक लाली के आने की तवक्को थी। हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते। चौंक कर इधर उधर नजरें दौड़ाता, मगर लाली को न पाकर सख्त मायूस होता। वक्त गुजरता रहा। उसे भूख ने सताया, मगर प्यास का गलबा ज़्यादा था। वो बेकरार होकर खड़ा हो गया और पानी की तलाश में सकनाले की जानिब बढ़ा। झल के बाएं किनारे पहुंच के उसने दरख्तों की आड़ से देखा। सामने नशेब में सकनाला टीलों और टिब्बों के दरमियान से बल खाता हुआ गुजरता था। सकनाले की खुश्क रेत के जर्रे दोपहर की जर्द जर्द धूप में झिलमिला रहे थे। एक टीले के दामन में जगमग करती छोटी सी झील थी। ये टोभा था। उसमें अभी तक पिछली बारिश का पानी मौजूद था। हवा के झोंकों से टोभे में हल्की हल्की लहरें उभर रही थीं। टोभा ज़्यादा फासले पर नहीं था। पानी देखते ही रहीमदाद की आंखों में तेज़ चमक पैदा हुई। वो धीरे धीरे नशेब में उतरने लगा। कुछ ही नीचे उतरा होगा कि नशेब में उसे झाड़ियों के करीब इंसानी साया नजर आया। रहीमदाद ठिठका। गर्दन बढ़ाकर चौकन्ना नज़रों से देखा कि एक शख्स गर्दन झुकाए जंगली पौधों की पत्तियां तोड़ तोड़ कर हाथ में दबे हुए थैले में डाल रहा है। वो हाथ के बने हुए कपड़े की सफ़ेद कमीज और शलवार पहने हुए था। चेहरे पर मुट्ठी सवा मुट्ठी गोल कुतरुआ दाढ़ी, आंखों पर पुरानी वज़ा की ऐनक और सर पर ऊंचे बाड़ की स्याह जिनाकें। वो हकीम निज़र मोहम्मद चिश्ती था। रहीमदाद से कोई 20 कदम के फासले पर खड़ा था, लेकिन पत्तियां तोड़ने की महवियत में उसने रहीमदाद की जानिब कोई तवज्जो ना दी। सामने टोभा था। उसका पानी धूप में जगमगा रहा था। रहीमदाद को बहुत शिद्दत की प्यास लगी थी। उसने हिम्मत से काम लिया।
चादर से जेल की वर्दी अच्छी तरह छुपाई और हकीम चिश्ती की नज़रों से बचता बचाता टोभे की सिमत बढ़ने लगा। वो एहतियात से नशेब में उतर रहा था, फिर भी पत्थर का एक टुकड़ा उसके पैरों से टकरा गया और लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। आहट पर हकीम ने गर्दन मोड़ी और रहीमदाद को देख के सीधा होकर खड़ा हो गया। रहीमदाद उसे नज़रअंदाज करते हुए नीचे उतरने लगा। हकीम ने उसे टोका, गल सुनना जी। रहीमदाद नहीं रुका। वो ढलान से नीचे उतरा और टोभे की जानिब नजरें उठाए आगे बढ़ता गया। दोनों के दरमियान फासला और कम हो गया। इस दफ़ा हकीम चिश्ती ने उसे किसी कदर बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब किया। मैंने कहा बादशाह हो, कितने बड़े चले जा रहे हो, बात तो सुनो। रहीमदाद ठटका, लेकिन उसने ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। हकीम चिश्ती ने मुस्कुरा कर पूछा, टोभे पर पानी पीने जा रहे हो? रहीमदाद ने आहिस्ता से कहा, हाँ जी, पानी ही पीने जा रहा हूँ, सख्त प्यास लगी है। ना ना, हकीम ने उंगली के इशारे से मना किया। टोभे के पानी में जोंके हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता रहीमदाद की जानिब बढ़ा। तुम उधर खाले के पास कंकर तो नहीं निकालते? उसने रहीमदाद को गौर से देखा। तुम मुझे नए मजदूर लगते हो, पहली बार इधर आए हो क्या? रहीमदाद ने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ जी, मैंने ठीक अंदाज़ा लगाया था। वो खुलकर मुस्कुराया, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। कंकर की खुदाई करने वाले मजदूर भी कभी कभार टोभे पर नहाने या पानी पीने इधर आ निकलते हैं। हकीम ने कदरे तामुल किया। एक बार ऐसा हुआ कि एक मजदूर मेरे सामने टोभे पर आया। उसने चुल्लू भर भर कर पानी पिया। बहुत ज़्यादा प्यासा लगता था। पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक झाड़ी के साए में बैठ गया। यही आती गर्मियों के दिन थे। न जाने कितनी देर बैठा रहा। मैंने उसकी जानिब ध्यान नहीं दिया, गर्दन झुकाए बूटियां तोड़ता रहा। अचानक मैंने उबकाई की आवाज़ सुनी। पलट कर देखा कि वो उल्टी कर रहा है। उल्टी में खून ही खून निकला। उल्टी के बाद वो निडाल होकर ज़मीन पर लेट गया और उखड़ी उखड़ी सांसें भरने लगा। मैं झट उसके पास पहुंचा और कलाई थाम के नब्ज़ देखने लगा। लगता है जी, तुसी हकीम हो? रहीमदाद ने पूछा। हाँ, मैं हकीम हूँ। उसने दाढ़ी पर हाथ फेरा। मेरा नाम सूफ़ी हकीम नज़र मोहम्मद चिश्ती है। हकीम ने बात जारी रखी। हाँ तो जी, मैं कह रहा था कि मैंने उसकी नब्ज़ देखी, मगर उसकी बीमारी मेरी समझ में नहीं आई। बहुत गौर करने पर इतना पता चला कि उसके पेट में कोई जहरीली चीज़ चली गई है। अब सवाल ये था कि उसे पेट से कैसे निकाला जाए। उस वक्त अपने पास कोई दवाई भी नहीं थी। फिर ऐसा हुआ कि मरीज़ ने खून की क़य की। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। दोनों हाथों से पेट पकड़े मछली की तरह तड़प रहा था। रहीमदाद ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए दरियाफ्त किया, उसे बीमारी क्या थी जी? वो बीमारी कोई बहुत होशियार और तजुर्बाकार हकीम ही समझ सकता था। मरीज़ की बिगड़ती हुई हालत देखकर मैं खुद परेशान हो गया था। फौरी तौर पर इलाज न किया जाता तो वह मर जाता। मैंने मर्ज़ की तशख़ीस तो कर ली थी। गौर करते करते इलाज भी समझ में आ गया। झट टोभे पर पहुंचा। पानी पर जगह जगह काई जमा थी। मैंने कंधे पर पड़ा हुआ परना उतारा और उसमें ढेर सारी काई भर ली। घड़ा भर काई होगी। मरीज़ के पास पहुंचा और उसे खाई खिलाने लगा। उसने काई खा ली जी? नहीं जी, वो काई खाने पर बिल्कुल तैयार नहीं था। बहुत हाथ पांव मारे, बड़ी ज़िद की, मगर मैंने उसका मुंह खोल के ज़बरदस्ती सारी काई खिला दी। ज़रा देर बाद उसने उबकाइयाँ लेनी शुरू कर दी। उल्टी की। उल्टी में काई के साथ खून भी निकला। मैं जो चीज़ बाहर निकालना चाहता था वो उल्टी के साथ पेट से बाहर आ गई। वो जौंक थी, ये लंबी। उसने एक उंगली बढ़ा के रहीमदाद के सामने कर दी। जौंक टूबे के पानी के साथ उसके पेट में चली गई थी। जौंक बाहर निकलते ही मरीज़ की हालत संभलने लगी। उल्टी बंद हो गई। बिल्कुल चंगा हो गया, सिर्फ कमज़ोरी रह गई थी। ये कब की गल है जी? पिछले ही साल का वाक़या है। इसके बाद कंकर की खुदाई करने वालों में से कोई इधर पानी पीने नहीं आता। मैंने तो सुना है कि ठेकेदार ने पीने के पानी का उधर ही बंदोबस्त कर दिया है। तुम कैसे इधर आ गए पानी पीने? रहीमदाद ने खुद को संभाला, झट बात बनाई। वो ऐसा है जी, मैं पहली बार मजदूरी के लिए उधर गया था पर काम नहीं मिला। मैं इस तरफ चला आया। टोभा देखकर प्यास लगी। उसने मुड़कर टोभे की जानिब देखा जिसमें हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। चमकीली धूप में आईने की किरचियों के मानंद झिलमिला रही थी। रहीमदाद को एक बार फिर शिद्दत से प्यास महसूस हुई। बेकरार होकर बोला,
زبردست پیاس لگی ہے جی، کیا کروں؟ پریشان نہ ہو، حکیم نے اسے تسلی دی۔ میرے پاس پینے کا پانی ہے، میں جب بھی یہاں آتا ہوں روٹی پانی ساتھ لاتا ہوں۔ رحیم داد نے عاجزی سے کہا، حکیم جی مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور منہ کھول کر آہستہ آہستہ ہانپنے لگا۔ حکیم نے اس کی بے قراری محسوس کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھا، رحیم داد اس کے ساتھ چلا۔ چند ہی قدم پر ایک گھنی جھاڑی تھی۔ جھاڑی کے قریب پہنچ کر حکیم ٹھہر گیا، رحیم داد بھی رک گیا۔ جھاڑی کے نیچے مٹی کے تودے پر المونیم کا ناشتے دان رکھا تھا، قریب ہی چھوٹا سا سفری تھرموس بھی تھا۔ حکیم نے آگے بڑھ کر ناشتہ دان اور تھرماس اٹھایا اور جھاڑی کے نیچے صاف ستھری جگہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ حکیم نے تھرماس کھولا، ڈھکنے میں پانی انڈیلا اور رحیم داد کی جانب بڑھایا۔ لو، پیاس بجھانے کے لیے تھوڑا سا پی لو۔ رحیم داد سارا پانی ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ حکیم نے تھرماس کا خالی ڈھکنا اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں تمہیں پینے کے لیے اور پانی نہیں دوں گا، اب روٹی کھا لو پھر پانی پینا۔ خالی پیٹ پانی پینا مناسب نہیں ہوتا، لگتا ہے تم نے سویرے سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ حکیم نے ناشتے دان کھولا، اس میں بھنا ہوا گوشت تھا اور روٹیاں تھیں۔ حکیم نے ایک روٹی نکالی، رحیم داد کی جانب بڑھائی، دوسری اپنے ہاتھ میں دبا کر بولا، لو جی بسم اللہ کرو۔ اس نے لقمہ لیا، رحیم داد بھی کھانا کھانے لگا۔ حکیم نے کھانا کھاتے کھاتے کہا، میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا تم پہلی بار ادھر آئے ہو۔ اتفاق سے میں آج یہاں موجود تھا، ورنہ تم بھی ٹوبے کا پانی پی کر بیمار پڑ جاتے۔ کیا ٹوبے کا پانی پی کر سبھی بیمار پڑ جاتے ہیں؟ نہیں، صرف وہ بیمار پڑتے ہیں جن کے پیٹ میں پانی کے ساتھ جونکیں چلی جاتی ہیں۔ ویسے ٹوبے کا پانی پینے سے پیٹ کی دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ٹھہرا ہوا پانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ حکیم جی تسی روز ادھر آتے ہو؟ نہیں، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ روز روز آؤں، کبھی تو مہینوں نہیں آتا۔ وہ مسکرایا، تم سوچ رہے ہوگے میں اس ویرانے میں کس لیے آتا ہوں، یہی سوچ رہے ہو نا؟ رحیم داد نے روٹی کا لقمہ توڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں جی، میں یہاں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آتا ہوں۔ حکیم چشتی نے ہاتھ اٹھا کر ادھر ادھر لہرایا۔ یہ جھاڑیاں اور بوٹے دیکھ رہے ہو؟ یہ قدرت کا انمول خزانہ ہے۔ ان بوٹوں کی پتیوں، جڑوں، ڈنٹھلوں میں نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں کا علاج چھپا ہوا ہے، مگر اسے ڈھونڈنے اور پہچاننے کے لیے نظر چاہیے۔ اینک کے اس شیشوں کے پیچھے حکیم چشتی کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ دلچسپی اور توجہ سے رحیم داد کو بتاتا رہا، یہ خودرو بوٹے ہیں، ہر موسم میں اگتے ہیں۔ کئی بوٹے تو جی فصلوں کے ساتھ کھیتوں میں نکل آتے ہیں۔ رحیم داد نے بھی اپنی معلومات کا اظہار کیا۔ یہ عجب بات ہے، حکیم مسکرا کر بولا، کھیتوں میں بوائی سے پہلے پوری طرح صفائی کی جاتی ہے، تب بیج ڈالے جاتے ہیں، مگر فصل کے ساتھ ایسے خودرو بوٹے ضرور نکلتے ہیں جو دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہی زمین پر ایک ہی سی کھاد ڈالنے اور ایک ہی طرح پانی لگانے کے باوجود دونوں فصلوں پر مختلف بوٹے اگتے ہیں۔ ربی کے الگ ہوتے ہیں، خریف کے الگ۔ ان میں السی، سداب، ہرمل، کانسنی، کلتھئی، منڈی، کچری، سرپھوکا، شاہترا، بھوا اور ایسی ہی نہ جانے کتنی جڑی بوٹیاں شامل ہوتی ہیں۔ حکیم نے رحیم داد کو نظر بر کر دیکھا، پتہ ہے یہ کتنی مفید اور کارآمد بوٹیاں ہوتی ہیں؟ میں نے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں جی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، حکیم کھل کر مسکرایا، تمہاری طرح اور بھی بہت ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ السی اخراج بلغم کے لیے نہایت مفید ہے، محلل اور ہے، مسکن ہے۔ تم نے سداب کا بوٹا دیکھا ہوگا، گندم کے بوٹوں کے ساتھ ہی اگتا ہے، 2 گز تک اونچا ہوتا ہے۔ سداب پیٹ کی کئی بیماریوں کے علاوہ تشنج، قولنج اور نفع شکن رفع کرتا ہے۔ اسی طرح ہرمل، جسے اسپند بھی کہتے ہیں، مقوی اعصاب ہے۔ اس کے بیجوں میں تیل وافر مقدار میں ہوتا ہے جو بدن سے رطوبت خارج کرتا ہے۔ کاسنی کی بوٹی جگر کے امراض کے لیے مخصوص دوا ہے۔ اس کے پتے، بیج اور جڑ سب کام آتے ہیں۔ یہ حرارت بجھاتی ہے، پیاس کی شدت دور کرتی ہے، محلل اور مسکن ہے، یرقان کے مریض کو شفا دیتی ہے۔ حکیم نظر محمد چشتی نہایت سنجیدگی سے علم طب کے اسرار اور رموز بیان کرتا رہا۔ منڈی اور سرپھوکا
मुसफ़्फ़ी खून अद्वियात हैं। कलथई मशहूर बूटी है, पथरी तोड़ती है। किचरी पेट के मरोड़ और बलगमी अमराज के लिए नहायत मुजर्रब है। इसी तरह दूसरी जड़ी बूटियों के भी खवास हैं। कहाँ तक बयान करूँ? हकीम जी, तुसी इन्हें इतने काम की बूटियाँ बताते हो, पर खेतों की गुड़ी और नलाई करते हुए इनको निकाल कर फेंक दिया जाता है। रहीमदाद ने हकीम को मुत्तला किया। यही तो जुल्म है। हकीम चिश्ती बेकरार होकर बोला। अफसोस कि लाइल्मी के बायस इतनी कारामद जड़ी बूटियाँ खेतों से उखाड़ कर ज़ाया कर दी जाती हैं। जंगल या वीराने में पैदा हों तो मवेशियों की खुराक बन जाती हैं। मौसम के सर्द गर्म के हाथों तबाह हो जाती हैं। रहीमदाद सर झुकाए चुपचाप खाना खाता रहा। हकीम ने बात जारी रखी। मैं इन जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ दवाइयाँ तैयार करता हूँ। कमालगढ़ में मेरा मतब है। दूर दूर से मरीज आते हैं। खाने से फारिग होकर हकीम ने नाश्तेदान में बचा कुचा खाना डाला और उसे थर्मोस के साथ एक तरफ संभाल कर रख दिया। दोपहर का वक्त था। धूप में खुश्क बरसाती नाला रेगजार जैसा नजर आ रहा था। हर तरफ वीरानी थी, मगर झाड़ी के साए में सुकून था, ठंडक थी। हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। टूबे का पानी झिलमिला रहा था। रहीमदाद की आंखें नींद से बंद हो रही थीं, मगर वो सोना नहीं चाहता था। नींद का गलबा बहुत बड़ा तो वो खड़ा हो गया। हकीम ने उसे हैरत से देखा। कहाँ चले? मैंने तो जी अपने पिंड वापस जाना है। हकीम ने उसे जाने नहीं दिया। इस वक्त दोपहर में जाकर क्या करोगे? मेरा कहा मानो तो ठहर जाओ, दिन ढले दोनों इकट्ठे चलेंगे। मैं कमालगढ़ जाऊंगा, तुम अपने पिंड चले जाना। रहीमदाद मुखमसे में पड़ गया। वो ठहरना भी नहीं चाहता था और उसे ये भी पता नहीं था कि जाना कहाँ है। वो खामोश खड़ा रहा। हकीम मुस्कुरा कर बोला, धूप डलने तक यहाँ ठहर जाओ, बूटियाँ चुनने में मेरी मदद करो। तुम्हें और कोई काम भी नहीं है, घर ही तो जाना है, चले जाना। मैंने तुझे ये भी पता नहीं कौन सी बूटी तोड़नी है। हकीम बेतकल्लुफ़ी से हंसा। तुम फिक्र न करो, आसानी से शनाख्त कर लोगे। आओ मेरे साथ। दोनों झाड़ियों के दरमियान से गुजरते हुए ढलान के पास पहुंचे। हकीम ने एक पौधे की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये रहा वो बूटा। पौधा बालिश्त सवा बालिश्त ऊंचा था। उसकी पत्तियां नुकीली थीं। शाखों में बारीक बारीक कांटे थे और चंद नन्हे नन्हे जर्द फूल भी लगे थे। हकीम ने झुककर पौधा उखाड़ा और रहीमदाद को दिखाकर बोला, इस बूटे का नाम संघरनी है। ये नदी नालों के किनारे पथरीली ज़मीन में उगता है। इसकी अजब तासीर है। उसकी जड़ उबाल कर पियो, खूनी या बादी कैसी भी बवासीर हो, फ़ौरन अफाका होगा। बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाएं, जड़ पीस कर ज़रा सा शहद मिलाकर चटाओ, सारे कीड़े फुजले के साथ पेट से निकल जाएंगे। काली खांसी हो तो इसे जलाकर हावन दस्ते में कूट लो, बारीक कपड़े से छान कर सुसूफ बना लो, थोड़ा सा नमक मिलाओ, रात को सोते वक्त मरीज को एक चुटकी खिलाकर गर्म पानी पिला दो। चौथे रोज़ काली खांसी जाती रहेगी। चढ़ कुव्वत बाह के लिए भी मुफीद है। गैखवार के साथ पीस कर हलवा बना लो, उसमें हस्ब ज़रूरत पिस्ते बादाम डालो, जाड़ों में इस्तेमाल करो, नहायत मुमस्सिक है। वो ज़ेर लब मुस्कुराया, लेकिन ये तो रईसों के चौंचले हैं, तुम कहाँ इस चक्कर में पड़ोगे? अपनी तो जी सारी गल ही समझ नहीं आई, इस चक्कर में क्या पड़ना? अच्छा ही है तुम इसे ना समझो। तुम अभी तकड़े जवान हो, तुम्हें किसी ऐसे नुस्खे की क्या ज़रूरत? लेकिन इतना ज़रूर है कि यह आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा है। हकीम चिश्ती संघरेनी का पौधा घुमा फिरा कर देखने लगा। जड़ की और भी बहुत खूबियाँ हैं, कहाँ तक बयान करूँ? पर मैंने तो जी तुम्हें इसकी पत्तियाँ तोड़कर थैले में डालते देखा था। ठीक कह रहे हो। हकीम मुस्कुराने लगा। मैं तो तुम्हें इस बूटे की खुसूसियात बता रहा था। जड़ की तरह इसकी शाखें और डंठल भी बहुत सी बीमारियों के इलाज हैं। इसी तरह इसके फूलों और पत्तियों की भी खुसूसियात हैं। वो पत्तियां तोड़ तोड़ कर हाथ में दबे हुए थैले में डालने लगा। मुझे आजकल इसकी पत्तियों की शदीद ज़रूरत है। मैं इन पत्तियों से कई पेचीदा इमराज का इलाज दरियाफ्त करने का तजुर्बा कर रहा हूँ। मुझे इसमें कामयाबी भी हुई है। हकीम ने तमाम पत्तियां तोड़कर थैले में डाली और पौधा एक तरफ फेंक दिया। रहीमदाद चुप खड़ा रहा। हकीम आगे बढ़ा। चंद ही कदम के फासले पर संगरेनी के पौधों का झुरमट नजर आया। हकीम के चेहरे पर मसरत फैल गई। लो जी, अपना काम तो बन गया।
उसने पौधों की तरफ इशारा किया। ये सब संघरिणी के बूटे हैं। अब तो तुम भी इन्हें पहचान सकते हो। अच्छा, अब इनकी पत्तियां तोड़ तोड़ कर इकट्ठी करो। उसने अपना थैला रहीमदाद को थमा दिया। रहीमदाद खामोशी से पत्तियां तोड़ तोड़ कर थैले में डालता रहा। हकीम कुछ दूर खड़ा था। रहीमदाद को झाड़ियों की उलझी हुई शाखों की आड़ से उसकी पीठ का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। वो झुका हुआ या तो पत्तियां तोड़ रहा था या किसी पौधे का मुआयना कर रहा था। रहीमदाद पत्तियां तोड़कर थैले में डालता और मुतजस्सस नज़रों से इधर उधर देखता भी जाता। उसे अभी तक लाली का इंतज़ार था। साथ ही ये धड़का भी था कि अगर लाली गिरफ्तार हो गया तो पुलिस अब सरगर्मी से उसकी तलाश में होगी। साए सिमटते जा रहे थे। सकनाले की रेत के जर्रे धूप में जगमगा रहे थे। गर्मी बढ़ गई थी। रहीमदाद साए में खड़ा था, मगर मोटी चादर ने उसका जिस्म पसीने से तर कर दिया था। हकीम के सामने वो चादर उतारना नहीं चाहता था। रहीमदाद ने संघरिणी के तमाम पौधों की पत्तियां थैले में भर ली, मगर थैला भी खाली था। वो उसे हाथ में दबाए हकीम की जानिब चला। हकीम पत्तियां तोड़ तोड़ कर अपनी टोपी में भर रहा था। कदमों की आहट सुनकर हकीम ने गर्दन मोड़ी और सीधा खड़ा हो गया। रहीमदाद कीकर के एक घने दरख्त के नीचे से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। यकायक वो ठोकर खा के लड़खड़ाया। उसकी चादर कीकर की खारदार शाखों में उलझ गई। रहीमदाद धड़ाम से ज़मीन पर गिरा। सब कुछ आनन फानन हुआ। रहीमदाद जेल की वर्दी में ज़मीन पर पड़ा था और उसकी चादर एक शाख से उलझी हुई लटक रही थी। हकीम लपक के उसके नज़दीक पहुंचा। रहीमदाद घबरा के खड़ा हो गया। हकीम निज़र मोहम्मद चिश्ती ने हमदर्दी से कहा, चोट तो नहीं आई? उसने रहीमदाद के जिस्म पर जेल की वर्दी और उस पर पड़ा हुआ धुंधला नंबर मुश्तबा नज़रों से देखा और हैरत ज़दा होकर हिकलाने लगा। तुम रहीमदाद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चादर शाख से उतार कर ओढ़ ली, मगर हकीम से नज़रें नहीं मिलाई। उसका थैला गिरते वक्त हाथ से छूट गया था। थैले से पत्तियां भी निकल कर बिखर गई थीं।